अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बच्चियाँ अल्लाह की खुसूसी नेमत हैं, रहमत हैं। घर में लड़की का पैदा होना खुश नसीबी की बात है। जिस घर में लड़की की पैदाइश हुई उनके यहाँ गोया के आख़ाए नामदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आया। वैसे तो पिछले 3 वीडियोस मुतलक बच्चों को क्या बनाना है इस बारे में थे। ख्याल हुआ कि जब सारी दुनिया में हर जगह कुछ ख़ास औरतों और लड़कियों के लिए होता है तो क्यों ना हम भी बच्चियों को क्या बनाना है और हमारी लड़कियों को क्या बनना है, इसके मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें डिस्कस कर लें। इससे पहले कि हम टॉपिक पर आएँ, पिछले ज़माने में बच्चियों का पैदा होना क्या समझा जाता था और औरतों का माशरे में क्या मकाम और स्टेटस था, ये बात कुछ मुख्तसर डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, इसकी पुरानी तहज़ीब का जिक्र करें तो औरत का मकाम बिल्कुल घटा हुआ और गिरा हुआ था। किसी औरत का शौहर मर जाता तो औरत को गोया जीते जी मर जाती और जिंदा दरगोर कर दी जाती। वो कभी दूसरी शादी ना कर सकती थी। शौहर के घर की लौंडी बनकर देवरों की खिदमत करते रहना पड़ता था। डॉक्टर ली बान जो एक मुअर्रिख है, अपनी किताब में लिखता है कि यूनानी मुअर्रिखीन ने इसका जिक्र किया है कि हिंदुस्तान में शौहर की लाश के साथ बीवी को भी जला देने वाली रस्म आम थी और पूरे मुल्क में फैली हुई थी। चाइना जो आज बहुत मशहूर मुल्क है, उसकी पिछली तारीख में औरत का मकाम कुछ अच्छा नहीं था। मिस्टर रॉय स्ट्रेची लिखता है कि चाइना में छोटी लड़कियों के पैरों को काट मारने की रस्म थी और उसका मकसद ये था कि औरत को बेबस और नाजुक रखा जाए। यही मौरिख इंग्लिस्तान में औरतों के मकाम के बारे में अपनी किताब में लिखता है कि वहाँ औरत को हर किस्म के शहरी हुकूक से महरूम रखा गया था। तालीम के दरवाजे उस पर बंद थे। वुमेन एजुकेशन का नामो निशान नहीं था। सिर्फ छोटे दर्जे की मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं कर सकती थी और शादी के वक्त उसे अपनी सारी इमलाक से दस्तबरदार होना पड़ता था। और ये बात तो मशहूर है कि अरबस्तान में लड़की की पैदाइश को मनहूस समझा जाता था और बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इन हालात में जब इस्लाम आया और इस्लाम ने जब औरत का मकाम और स्टेटस बताया और दुनिया वालों को दिखाया तो सारी दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ। इस्लाम ने ही औरत को इज्जत दी, मकाम दिया, स्टेटस दिया, उसके भी हुकूक बतलाए, सिखलाए। मर्दों को हुक्म दिया कि औरत की कदर और इज्जत करो। औरत तुम्हारे लिए माँ की शक्ल में है तो उसकी फर्माबरदारी और खिदमत करो, उसके कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर तुम्हें बेटी की शक्ल में औरत आए तो उसे रहमत समझो, उसकी तालीम और तरबियत अच्छी तरह करो तो तुम्हारे से अल्लाह पाक राज़ी होगा। अगर वो बीवी की शक्ल में हो तो तुम उसके हुकूक ठीक से अदा करो, तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा, तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल संवर जाएगा। और अगर औरत बहन की शक्ल में तुम्हारे पास आए तो उसकी इज्जत करो, उसकी सही तालीम और तरबियत करके अपने को जन्नती बनाओ। इस्लाम ने आकर औरत के मकाम को बढ़ाया, औरत की हिफाजत की, औरत की तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से ताकीद की, औरत को इज्जत से नवाजा। औरत को कहा कि अपनी इज्जत पर आंच आने ना दो, खुद को छुपाओ। हर कीमती चीज़ छुपी हुई होती है। सोना ज़मीन के अंदर छुपा होता है, मोती समंदर में छुपा होता है, हीरे जवाहरात भी छुपे हुए होते हैं। तो तुम तो इन सब से कई गुना कीमती हो। अपने आप को छुपाओ, पर्दे में रहो। कहीं इंसानी रूप में मौजूद भेड़िए तुम्हें अपनी हवस का शिकार न बना लें। इसी पर्दे में रहकर औरत ने बहुत सारे काम अंजाम दिए। इसी इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर औरत ने अपने आप को दुनिया में चमकाया। उसी औरत ने बड़े बड़े मुजाहिद पैदा किए। उसी औरत ने बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े कौम के रहबर पैदा किए। कौम को जो कुछ मिला वो इसी औरत से मिला।
جب مسلمان قوم ملکوں اور دنیا کے ہر خطے میں چھاتی چلی گئی اور ان سب کارناموں کے پیچھے باپردہ باعزت گھر میں موجود صحیح تعلیم یافتہ عورت کا ہاتھ تھا تو اسلام کے اور انسانیت کے دشمن کیسے اپنے آپ خاموش بیٹھ سکتے تھے؟ 18ویں صدی میں یعنی 18 سینچری میں مغربی ملکوں ویسٹرن کنٹریز سے آزادی نسوان فریڈم آف وومن کا نعرہ اٹھایا گیا، یا یوں کہیے کہ اٹھوایا گیا۔ اصل میں یورپ کی عورت پر بھی ظلم ہو رہا تھا، تو وہاں کی عورتوں نے اپنے ظلم اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ اسی نعرے کو ادھر ہند و پاک اور مسلم ممالک میں اسلامی تعلیمات پر حملہ کروانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ناظرین، آپ میں سے ہر ایک اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، دشمنوں کے کارندوں نے یہ باتیں بار بار دہرائی اور سمجھائی کہ اگر لڑکی اسلام پر چل کر اس کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے تو وہ گویا غلامی کی زندگی اور مردوں کی نوکرانی بن کر رہتی ہے، اور ایسی لڑکی کو جاہل، اناڑی، ماڈرن زمانے سے الگ کہا گیا، اور ایسا سبق ہر طرح سے ہر ذریعے سے پڑھایا اور سکھایا گیا، اور اس کام کے لیے ٹیلی ویژن کو، اسکولوں اور کالجوں کو اعلی کار بنایا گیا، مستقل ذہن سازی کی گئی۔ ہر بچی اور ان کے پیرنٹس کو یہ سمجھایا گیا کہ لڑکیوں کو بھی لڑکوں کی طرح آزادی ہونا چاہیے، لڑکی بھی اپنے پسند کے کپڑے چال ڈھال اپنا سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ سمجھایا گیا۔ لڑکیوں کو بھی وہی کچھ پڑھانا چاہیے جو لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ لڑکی کا بھی پڑھنا اور دنیا میں آگے آنا ضروری ہے، عورتوں کا بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، یہ نعرے ایسے تھے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیسے انکار ہو سکتا تھا؟ یہ سب باتیں تو بہت ضروری ہیں۔ عورتوں کا تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ ہونا بھی ضروری ہے، عورت کا آگے آنا بھی ضروری ہے، عورت کی ترقی بھی ضروری ہی ہے، تو ان باتوں کا ایک عقل مند انسان انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان نعروں اور ان سلوگنز کو استعمال کر کے دشمن نے اپنی جال بچھائی۔ وہ کیا جال تھی؟ اس جال میں ہم کیسے پھنسے ہوئے ہیں اور پھنستے جا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کی لڑکیاں بچیاں اس جال میں کیسے پھنس گئی ہیں، اس کے بارے میں ایک ایک نعرہ جو اس وقت لگایا گیا تھا اور عورتوں کو کھڑا کیا گیا تھا، اس کی آج کیا حالت ہے، اس کا تفصیل سے جائزہ لیں گے انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔